स्टेटमेंट्स का कल हमने बैलेंस शीट्स के जितने आइटम्स होते हैं उसको देखा था. सो टुडे विल कंटिन्यू विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाटएवर नेम यू कैन कॉल इट. सो इसके जो आइटम्स हैं उसको हमें समझना है. तो यहाँ पे फर्स्ट आइटम जो नंबर 8 पे यहाँ पे, दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग पहले निकालते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? रेवेन्यू मतलब हमारी जो इनकम जनरेट हो रही है, रेवेन्यू, बट वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, वो हुआ रेवेन्यू. जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है, हम सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय वे ऑफ इट वी आर अर्निंग ए रेवेन्यू. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब आपका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उससे जो तुम रेवेन्यू अर्न कर रही है. सो आई एम जस्ट रीडिंग आउट द डेफिनेशन वंस. It is the revenue earned by the company from its operating activities, that is business activities carried on by the company to earn profit. So whatever you are earning, revenue means your regular source of income, वही हुआ आपका रेवेन्यू. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब आपका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या जो बिजनेस हम करते हैं ऑन अवर रेगुलर बेसिस, बिजनेस एक्टिविटीज से जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, रेवेन्यू अर्न करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट का. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट कंपोनेंट है. सेकेंड इज अदर इनकम. अदर इनकम मतलब कुछ भी अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अगर हो तुम्हारी, लाइक इनकम फ्रॉम डिविडेंड या इंटरेस्ट अर्न, कुछ भी हो सकता है. So it is the revenue earned by the company from the sources other than the operating activity. So what is operating activity? Operating activity मतलब your regular activity, जो जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो हो गया हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे हम लोग निकालते हैं? हम लोग इसको पहले पढ़े इसका फॉर्मूला. इट इज द अग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स. तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम मतलब हमारा अग्रीगेट, जो कितने रॉ मटेरियल्स लगे हैं या जो भी अदर मटेरियल्स लगा है यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमें लगा है. तो नॉर्मली हम लोग जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड हम लोग कैसे निकालते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो हमारा निकल जाता है अग्रीगेट. उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, मतलब एक्चुअल कितना कंज्यूम हुआ. ठीक है. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो भी हम परचेज कर रहे हैं. यहाँ पे परचेज मतलब जो चीज हम परचेज कर रहे हैं फॉर रीसेल, क्योंकि उसी आइटम से हम ग्रॉस प्रॉफिट और फिर नेट प्रॉफिट निकालना होता है. तो क्योंकि हम जो स्टॉक इन ट्रेड है, जो सामान हम खरीद रहे हैं फॉर रीसेल, लाइक हम अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ मशीनरी परचेज कर रहे हैं, कैपिटल मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स कैटेगरी में आ गई और इट विल गो टू बैलेंस शीट. बट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम दिखाएंगे जो परचेज कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड, इट मींस परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, दैट इज गुड्स परचेज ऑन विच नो फर्दर प्रोसेस इज कैरिड बिफोर सेल. तो हमने एक सामान खरीदा और फिर हम उसको बेचेंगे. ओके, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. नेक्स्ट इज चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड. हमें पता है कि हमारी इन्वेंट्री होती है 3 तरह की. इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो हमारी कंसर्न के ऊपर डिपेंड करता है हमारी इन्वेंट्री कैसे कैसे होगी. नाउ इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, देन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज. First is your WIP, raw materials, then you have WIP, then you have finished goods in stock. ठीक है. तो अभी यहाँ पे चेंजेस इन इन्वेंट्री, उसको भी हमें रिकॉर्ड करना होता है इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. लाइक आपका ओपनिंग स्टॉक कितना बढ़ा या क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा, उससे ही हम लोग को समझ में आ जाता है. सो लेट मी रीड इट आउट. It is the sum of difference between the opening inventories and the closing inventories of finished goods, WIP and stock in trade. मतलब finished goods का तुम्हारा जो है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या चेंज इन इन्वेंट्री हुआ. इसमें डेफिनेटली परचेज को भी ऐड करते हैं हम, लाइक ओपनिंग देन परचेज अगर कुछ हुआ है, फिनिश्ड गुड्स भी अगर हम परचेज करते हैं तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, नहीं तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करने से भी निकल जाता है. तो इट इज द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज. तो क्लोजिंग और ओपनिंग में जो डिफरेंस है वही हमारा चेंज इन इन्वेंट्री है. अब इन्वेंट्री वो आइदर फिनिश गुड्स का होगा या वर्क इन प्रोग्रेस का होगा या स्टॉक इन ट्रेड, कुछ भी हो सकता है. ठीक है.
it is shown separately in the notes to account as single amount on the face of the statement of profit and loss. ये हम लोग इसको separately notes के रूप में दिखाना होता है, changes in inventories, ठीक है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये इंपॉर्टेंट है. एम्प्लॉइज के पीछे जो खर्च कर रहे हैं, जैसे लाइक वेजेस हुआ, सैलरीज, बोनस, स्टाफ वेलफेयर, मेडिकल रिइंबर्समेंट, एनीथिंग, इंश्योरेंस, कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट इज योर फाइनेंस कॉस्ट. These are the expenses of the company incurred to borrow. Finance cost मतलब जैसे कोई लोन लिया, लोन पे एक इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, ये सारे जो पेमेंट हमें, लोन्स टेकन बाय इट एंड द कॉस्ट इनकर्ड टू सर्विस द बोरोइंग्स. तो फाइनेंस कॉस्ट मतलब हमने बोरो किया है, उस बोरोइंग का जो हमें एक कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, उसको सर्विस करने के लिए जो खर्च हम देते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है. Next is depreciation and amortization expenses. Now depreciation मतलब अगर हमारा कोई फिक्स्ड एसेट है तो उस फिक्स्ड एसेट का जो खर्च है, जो जैसे डेप्रिशिएट होगा. सो रीडिंग द डेफिनेशन में एक बार रीड करूँ डेफिनेशन. डेप्रिशिएशन इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. मतलब सीधी सी बात है, डेप्रिशिएशन मतलब क्या हुआ, हम एलोकेट कर रहे हैं एक फिक्स्ड एसेट का जो टोटल कॉस्ट है टू इट्स टोटल यूजफुल लाइफ. जैसे एक सामान है, 5 लाख का हमने एक मशीनरी खरीदा. अब वो 5 लाख की जो मशीनरी है, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 10 साल चलेगा, तो इसका मतलब क्या है, 5 लाख का सामान अगर 10 साल चलेगा तो वो हर साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल वो ऑलमोस्ट 50,000 रुपए का डेप्रिशिएशन उसका होगा, ठीक है. 5 लाख की मशीनरी, 10 लाख रुपया मैंने कॉस्ट बियर किया है. 10 लाख का सामान अगर 5 साल ही चलेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर साल उसकी वैल्यू 50,000 करके डिप्रिशिएट हो रही है. सो डिप्रिशिएशन मतलब हमारे जो कॉस्ट है उसी को हम एलोकेट कर रहे हैं टुवर्ड्स इज यूजफुल लाइफ. तो हम जब मान के चल रहे हैं कि एक सामान 10 साल ही चलने वाला है, तो 10 साल चलेगा, इसका मतलब तो 10 लाख रुपए जो है, सॉरी 5 लाख रुपए जो है उसको हम एलोकेट करेंगे. तो 50,000 करके मैंने 10 साल में कर दिया. So this is what depreciation is. In other words, it is the fall in the value of fixed asset due to its usage or efflux of time or obsolescence. इसका मतलब क्या, depreciation मतलब सीधी सी बात है, इसको बंगाली में बोलते हैं खोय. एक सामान क्योंकि यूज हो रहा है तो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, उसकी वैल्यू जो है वो घटती जा रही है. तो नॉर्मली ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए होता है. फिक्स्ड एसेट्स क्योंकि यूज हो रहा है, या तो एक टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉर्मली हर चीज की कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाती है, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है. और ऑब्सोलेंसी, कोई चीज तो ऑब्सोलेट हो जाता है. लाइक फॉर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस सबसे ज्यादा होता है और बहुत जल्दी होता है. आज एक टेक्नोलॉजी है, 6 महीने बाद या 1 महीने बाद भी वो ऑब्सोलेट हो सकती है. सबसे फास्ट ऑब्सोलेंसी टेक्नोलॉजी में होता है, ठीक है. Next term is amortization. Amortization is the term associated with writing of intangible asset. Like हम लोग depreciation word use करते हैं with tangible asset, fixed assets के लिए use करते हैं, जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं. Amortization word भी same है. It is also a type of allocation of cost, but यहाँ पर है intangible asset. Like you have patent, trademark, copyright, कोई भी चीज, तो उसमें भी जब हम costing को ये करते हैं, क्या बोलते हैं, एलोकेट करते हैं टुवर्ड्स इज यूजफुल लाइफ, जैसे सेम डेप्रिसिएशन में करते हैं. तो एमोर्टाइजेशन सिर्फ इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है, ठीक है. अदर expenses that do not fall in the above classification are shown as other expenses. अब इन क्लासिफिकेशन के बाहर कुछ आ गया तो हो गया other expenses. Expenses shown under employee benefits expenses, another expenses may be further shown as direct and indirect expenses. अब देखो expenses जो बेनिफिट्स में दिखाते हैं ना, तो उसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ये तो याद होगा, फाइनल अकाउंट्स में किया हमने. अदर एक्सपेंसेस में बी शोन अंडर डिफरेंट हेड्स, से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस में भी अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में लगता है, लाइक हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस. देन नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सामान को बेचने का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा, एंड दी जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है. ये था हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस.